हेलो दोस्तों, हमारे चैनल परमहंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आजकल हम लोग क्लास 12 के मैथ का आंसर हल कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, सेट 2, जिसका संकेत है 324FG। आज हम सेट 2 को प्रारंभ करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, सभी खंड हल करना है और पहला का जो क लिख दिया गया है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण है। पहला ऑप्शन है इसका 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 135 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे। ठीक है, दोनों विपरीत सदिश होंगे, अर्थात एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा। तो इसका मतलब है कि इनके जो बीच का कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है ये सही है। प्रश्न पहला का ख, पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R निम्नवत परिभाषित है। पहला ऑप्शन है, सॉरी, x, y बिलोंग टू R मॉड में x माइनस वाई इज लेस इक्वल 1। इसका पहला ऑप्शन है स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। दूसरा ऑप्शन स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। तीसरा ऑप्शन
सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। चौथा ऑप्शन एक तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए स्वतुल्य के लिए x के स्थान पर y रखेंगे तो y माइनस वाई हो जाएगा, अर्थात 0 आएगा और 0 1 से छोटा होगा, इसका मतलब स्वतुल्य होगा। सममित के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मतलब सममित भी होगा। और संक्रामक के लिए x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस जेड के मॉड को जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 2, इसका मतलब है संक्रामक नहीं होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। पहला का ग एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंडिंग्स टू आर है। पहला ऑप्शन दिया गया है एकाएकी और आच्छादक। दूसरा ऑप्शन बहु एकाएकी और आच्छादक। तीसरा ऑप्शन एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं। चौथा ऑप्शन न तो एकाएकी और न ही आच्छादक। आच्छादक। तो दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए अगर फंक्शन दिया जाए उसमें यक्स के पावर इवन हो, अगर कोई फंक्शन दिया जाए और उसमें यक्स के पावर इवन दिया जाए तब वह फंक्शन न तो एकाएकी और न ही आच्छादक होता है। ठीक है, इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चनों को टिक कर सकते हैं। अगर फलन दिया जाए और उसमें यक्स के पावर इवन दिया जाए तो वो न ही एकाएकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। और अगर फंक्शन दिया जाए उसमें यक्स के पावर ऑड दिया जाए, ऑड का मतलब 1 3 5 ऐसे, तो वो फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों होगा। तो यहां पर देखिए यक्स के पावर क्या है, इवन है अर्थात सम है, तो ये न ही एकाएकी होगा ये फलन और ना ही आच्छादक होगा। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पहला का घ समाकलन दिया गया है
पहला ऑप्शन है e के पावर x, दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 e के पावर x, तीसरा ऑप्शन x माइनस 1 e के पावर x, चौथा ऑप्शन x स्क्वायर बाई 2 e के पावर x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन x इंटू ई के पावर x dx। इसको आइलेट के द्वारा प्रथम और द्वितीय मानेंगे, तो ये वाला सेकेंड फंक्शन होगा और ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे। पहले होता है प्रथम द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 होगा, द्वितीय का समाकलन e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, और फिर पूरे का समाकलन dx होगा। x e के पावर x का समाकलन e के पावर x माइनस e के पावर x, यहां से e के पावर x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन तीसरा सही है। आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। प्रश्न पहला का अंग अवकल समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर 4। तो देखते हैं कि इसमें कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया है। 2 बार अधिकतम अवकलन है, तो इसका मतलब है इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे में। प्रश्न दूसरा का क ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD बराबर 2 वेक्टर AB। ये हमको सिद्ध करना है। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ABCD एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए, इसमें वेक्टर AC दिया गया है, तो यहां से इसको मिला देंगे, ये वेक्टर AC, और वेक्टर BD भी दिया गया है, तो वेक्टर ये BD बना लेंगे। सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम क्या होता है दोस्तों? सर्वप्रथम हम पहला सदिश खींचते हैं, उसके बाड़ाक से दूसरा खींचते हैं, इसके प्रारंभिक से इसके बाड़ाक तक नया सदिश खींचते हैं, जो इन दोनों का योग होता है। ये वाला जो सदिश होगा, मान लीजिए ये A है, ये वाला B है और ये R है, तो R जो होगा A और B का योग होगा। मतलब वेक्टर R बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वहीं यहां पर लगाएंगे
तो देखिए वेक्टर AC का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BC। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर AC बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज अब इस वाले में लगाएंगे। देखिए यहां पर BD दिया गया है तो BD निकालेंगे। तो BD हम लोग निकाल सकते हैं यहां से इस वाले त्रिभुज में लगा करके। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में देखिए दोस्तों आएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD बराबर होगा किसके, वेक्टर AD के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD बराबर वेक्टर AD के। यहां से BD का वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर BD बराबर आ जाएगा वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB। ये समीकरण 2 हमने बना लिया। आप लोग इतना नोट करिए। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम माइनस कर दें, क्योंकि यहां पर देखिए घटाया गया है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आ जाएगा वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD बराबर हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AD, ये प्लस वेक्टर AB हो जाएगा। वेक्टर AB से वेक्टर AB जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 वेक्टर AB। अब देखिए यहां पर वेक्टर BC और वेक्टर AD ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों परिमाण में भी बराबर हैं और दिशा में भी समान है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम AD के स्थान पर भी BC लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल होगा, आ जाएगा 2 वेक्टर AB। यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरा का ख, काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। आइए इसको हल करते हैं। कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स, फिर से रुका वाला, चला चला बुला के मिटा दिए, चला चला बोलो बोलो। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा का ख,
कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यही फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। पाई माइनस कॉट को tan में बदलेंगे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 पाई माइनस ये कितने अंश का मान है 60 अंश का, मतलब π/3। तो यहां पर आ जाएगा π/3। 3 पाई में से 1 पाई घट गया तो 2 पाई बटा में 3 हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा का ग। दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x² एक सतत फलन है। आइए इसको हल करते हैं। फलन f(x) बराबर दिया गया है sin x²। माना x बराबर a और a जो है रियल नंबर में बिलोंग करता है, अर्थात कोई रियल नंबर है। x बराबर a पर फलन का मान f(a), इसमें यह की जगह पर a रखेंगे तो आ जाएगा sin a²। LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट f(a-0) बराबर लिमिट h(0) f(a-h) लिमिट h(0) f(a-h) का मतलब है कि x के स्थान पर a-h रख देना है। नहीं समझ में आया तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। f(x) बराबर है sin x², हमको निकालना है f(a-h) का मान, तो f के स्थान पर a-h रखेंगे तो आ जाएगा sin, यहां पर भी f के स्थान पर a-h हो जाएगा तो यह आ जाएगा sin a-h का होल स्क्वायर। तो f(a-h) का वैल्यू है sin a-h का होल स्क्वायर। अब h के स्थान पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा तो आ जाएगा sin a²। RHL निकालेंगे, लिमिट इसको प्रदर्शित करते हैं f(a+0) लिमिट h(0)
एफ ऑफ ए प्लस एच, यह के स्थान पर ए प्लस एच रख देंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह पर 0 रखेंगे तो आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर। देखिए यक्स बराबर ए पर फलन का मान एल एच है और आर एच है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं एक्स बराबर ए पर एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ ए माइनस 0 बराबर है एफ ऑफ ए प्लस 0, तीनों आपस में बराबर है। अतः x बराबर a पर फलन f ऑफ x सतत है। यही हमको दिखाना था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा का घ, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। एक साड़ी यादृच्छया निकाली जाती है। उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। यादृच्छया का मतलब होता है दोस्तों बिना देखे हुए। एक बक्सा है, उसमें 7 पीली साड़ी है और 8 लाल साड़ी है। बिना देखे हुए हम उसमें से साड़ियाँ निकाल रहे हैं और उसके लाल होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो लाल साड़ियाँ कितनी है दोस्तों? 8 है। कुल साड़ियाँ कितनी हैं? 8 7 15 है। तो इसका मतलब है लाल होने की जो प्रायिकता होगी साड़ी के लाल होने की प्रायिकता होता है फार्मूला अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां का मतलब होता है कि उसके पक्ष में कितनी परिस्थितियां हैं। तो देखिए अनुकूल कितना है? 8 लाल साड़ी है, तो इसका मतलब अनुकूल परिस्थितियां 8 हो गई। और कुल परिस्थितियां, कुल कितनी साड़ियां हैं? 8 7 15। तो हम फार्मूला यहां पर लिख दे रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। अनुकूल है 8 और कुल है 8 7 15। इसका मतलब लाल होने की जो प्रायिकता होगी 8 बटा में 15 होगी। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। पीले होने की प्रायिकता 7 बटा 15 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा का अंग 2a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए यदि
ए बराबर दिया गया है 1 2 3 2 3 1 तथा बी बराबर दिया गया है 3 -1 3 -1 0 2। तो हमको जिसका मान निकालना है पहले हम उसको लिख लेते हैं 2a माइनस बी का मान निकालना है। अब यहां पर a और b का वैल्यू रख देते हैं। 2 a का मान रख देते हैं 1 2 3 2 3 1 माइनस b का वैल्यू रख देते हैं 3 -1 3 -1 0 2। यहां से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में गुणा होगा तो आ जाएगा 2, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 2। अब माइनस कर देते हैं तो 2 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा -1 4, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 5, 6 में से 3 घटेगा तो 3 4 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5, 6 में से 0 घटेगा तो 6 2 और ये -2 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 0। यही हो जाएगा 2a माइनस बी का मान। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का क। यदि e के पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस x बराबर 1 तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx2 बराबर ddx ऑफ y का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। आइए इसको हल करते हैं। दिया है, ये हमको दिया गया है e के पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का यदि e के पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 1 तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx2 बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। दिया है e के पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर y बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। लेने पर तो ये आ जाएगा y लॉग ई आधार ई बराबर यहां पर आ जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। यहां लॉग m बटा n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो आ जाएगा y बराबर लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा y बराबर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 2। अब इसका अवकलन करते हैं तो लिखेंगे
समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो इसको यहां पर देखिए x के स्थान पर 1 प्लस एक्स है तो log x का होता है 1 बाई एक्स, तो यह के स्थान पर 1 प्लस एक्स आया है तो यहां पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स। यह के स्थान पर जो भी चीज आता है उसका हम इसके गुणा में अवकलन करते हैं तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका अवकलन 0 हो जाएगा और यह का अवकलन 1 हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि हमको यहां पर देखिए जो सिद्ध करना है उसमें 2 बार अवकलन किया गया है अधिकतम, तो एक बार हमने किया है ये आया है, अब दूसरा बार अवकलन करेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर यहां अंश बटा हर का फार्मूला लगाएंगे तो माइनस लिख देंगे, फिर पहले होता है हर तो हर के स्थान पर 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिख देंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश 1 का अवकलन माइनस अंश 1 है इंटू डी डी एक्स ऑफ हर 1 प्लस एक्स बटे में होता है हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 0 माइनस 1 गुणे 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, हमने माइनस अपने मन से यहां पर लिखा है। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो dy बाई dx का है तो यहां पर हम वैल्यू रख लेते हैं तो d2y अपॉन dx2 बराबर लिख सकते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर समीकरण 3 से। यही हमको सिद्ध करना था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा का ख, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा B के जीतने की प्रायिकता की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को A और B में से कोई न जीत पाए
इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। ए के जीतने की प्रायिकता है 1/3। तुमको दिया गया है ए के जीतने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता पी बी बराबर 1/4 दिया गया है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके न होने की प्रायिकता दोनों का योगफल होता है 1। तो ए के न जीतने की जो प्रायिकता होगी वो होगा पी ए डैश, और पी ए डैश बराबर होगा 1 माइनस पी ए के। तो 1 माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 चला गया 2/3। बी के न जीतने की प्रायिकता होगी पी बी डैश 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 में से 1 चला गया 3/4। हमको ज्ञात करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू। तो इसका फार्मूला होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है पी ए डैश गुणे पी बी डैश। पी ए डैश का वैल्यू है 2/3 गुणे पी बी डैश का वैल्यू है 3/4। 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 1/2। आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा का ग, उस रेखा का द्विकोणीय ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। आइए इसको हल करते हैं। माना रेखा x, y तथा z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा। बीटा बराबर होगा गामा के, समीकरण नंबर 1। और हमको एक फार्मूला पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1 के। cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को भी अल्फा लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा, गामा को भी अल्फा लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो cos अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। अतः रेखा की द्विकोणीय प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 होंगी। आप लोग लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा का घ। दिया गया है दर्शाइए कि 2i कैप
माइनस आई कैप माइनस 4j कैप कॉमा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं। आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों 3 बिंदुओं का स्थिर सदिश दिया गया है। ये पहले बिंदु का स्थिर सदिश है, ये दूसरे बिंदु का और ये तीसरे बिंदु का स्थिर सदिश है। तो स्थिति सदिश को हम वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC से प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेंगे कि जो तीनों बिंदु हैं वो A, B, C हैं। माना तीन बिंदु A, B तथा C है। बिंदु A का स्थिर सदिश वेक्टर OA बराबर दिया गया है 2i कैप। बिंदु B का स्थिति सदिश वेक्टर OB बराबर दिया गया है माइनस आई माइनस 4j कैप। बिंदु C का स्थिति सदिश वेक्टर OC बराबर दिया गया है माइनस आई प्लस 4j कैप। तो हम भुजाओं का स्थिर सदिश निकालते हैं। वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। बाद वाले बिंदु के स्थिर सदिश में से पहले वाले बिंदु के स्थिर सदिश को माइनस कर देते हैं। तो OB का वैल्यू रखेंगे तो माइनस आई माइनस 4j माइनस लगाएंगे। OA का वैल्यू रखेंगे वेक्टर तो 2i कैप। माइनस का गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। ये वेक्टर AB बराबर आएगा। हम इसका मॉड भी निकाल लेंगे। तो मॉड में तो जब मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट में निकालते हैं तो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 9 25 और वह चीज़ का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर AB का मॉड। अब निकालेंगे वेक्टर BC बराबर होगा OC माइनस OB के। वेक्टर लगा देंगे ऊपर। OC का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे माइनस आई प्लस 4j माइनस OB का वैल्यू रखेंगे माइनस आई माइनस 4j। ये माइनस आई प्लस 4j, ये प्लस आई हो जाएगा और ये प्लस 4j हो जाएगा। माइनस आई प्लस आई से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 4 8j का कैप वेक्टर BC। इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8। अब निकालेंगे AC बराबर होगा OC माइनस OA के। यहाँ से OC का वैल्यू रखेंगे माइनस आई प्लस 4j माइनस OA का वैल्यू रख देंगे 2i माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस जुड़ जाएगा माइनस 3i प्लस 4j। AC का मॉड निकाल लेंगे अंडर रूट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये आ जाएगा AC का मॉड। देखिए इसमें दो भुजा AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि चूंकि AB बराबर है AC के,
अतः त्रिभुज ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो देखिए AB का मॉड का मतलब है कि वेक्टर AB का परिमाण अर्थात AB, और वेक्टर AC के मॉड का मतलब है वेक्टर AC का परिमाण अर्थात AC, और इन दोनों का मान 5 है, अर्थात दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा का क। यदि वेक्टर A बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2 k का कैप और वेक्टर B बराबर i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस k का कैप, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। दिया है वेक्टर A का वैल्यू दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 2k, वेक्टर B का मान दिया गया है i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है, तो हम इसके लिए सारणिक बनाते हैं और यहां पर लिखते हैं i j और k, फिर लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 और b3। ये फार्मूला है, ये हमारा a1 का वैल्यू होगा, ये a2 का और ये a3 का, ये b1 का, ये b2 का और ये वाला b3 का। तो यहां पर वैल्यू रख लेते हैं i j k। a1 का मान 2 है तो यहां पर 2 हो गया, a2 का मान 3 है यहां पर 3, a3 का मान 2 है तो यहां पर 2, b1 का मान 1 है क्योंकि i का गुणांक यहां पर 1 है, b2 का वैल्यू 2 और b3 का वैल्यू 1। अब इसको हल करते हैं तो i, पहले i लेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 3 2 2 1 माइनस j, अब बचेगा 2 2 1 1 प्लस के 2 3 1 2, i इसमें गुणा करेंगे तो 3 माइनस इसमें गुणा करेंगे 4, माइनस j यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे 2 माइनस इसमें गुणा करेंगे 2, प्लस k 2 दूना 4 माइनस 3, यहाँ से बचेगा -1, इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस i का कैप, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -0 j कैप प्लस 4 में से 3 गया 1 तो आ जाएगा k का कैप। इसको हम -i का कैप प्लस k का कैप भी लिख सकते हैं, यही होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान। आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा का ख। यदि a बराबर 6 9 2 3 तथा b बराबर 2 5 0 7 8 9, तो ए बी ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। दिया है
ए बराबर दिया गया है 6923, बी बराबर दिया गया है 250789, ए बी निकालना है। तो इसका क्रम है 2 गुणे 2 का, इसका क्रम है 2 गुणे 3 का। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, इसलिए गुणा संभव है, तो हम गुणा कर सकते हैं। 6923 गुणे 250789। अब गुणा करेंगे तो जो आप भी आएगा यहां पर उसका क्रम होगा 2 गुणे 3 का। इसका रो लिखेंगे और इस वाले का कॉलम लिख देंगे। इसका एक कॉलम लेंगे, इसके सभी रो में बारी बारी से गुणा करेंगे। 2 का 6 में करेंगे तो 12 प्लस 7 9 63, फिर इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4, 7 त्रिका 21। इस वाले कॉलम का करेंगे तो 5 6 30 प्लस 9 8 72, 5 दूना 10 प्लस 8 त्रिका 24। 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 प्लस 9 9 81, इसमें करेंगे 0 प्लस 9 त्रिक 27। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 10 70 70 5 75 हो जाएगा यहाँ पर। 21 4 25 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 34, यहाँ पर आ जाएगा 81, यहाँ पर आ जाएगा 27। यही होगा ए बी का मान और इसका क्रम होगा 2 क्रॉस 3 का। यही हमारा आंसर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा का ग समाकलन। समाकलन में log x dx का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों log x के समाकलन के लिए हमको डायरेक्ट कोई फार्मूला पता नहीं है, तो हम इसका समाकलन करने के लिए इसके गुणे में 1 लिखेंगे। माना I बराबर log x dx, log x इंटू 1 dx इसको लिखेंगे। इसको प्रथम फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मानेंगे, क्योंकि log x का समाकलन हमको नहीं पता है और 1 का समाकलन हमको पता है x होता है, तो 1 को हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन मानेंगे। यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय के समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है हमारा log x, दूसरे का समाकलन 1 dx माइनस समाकलन में प्रथम का अवकलन होगा ddx ऑफ log x, दूसरे का समाकलन होगा 1 dx, फिर पूरे का समाकलन होगा dx। log x 1 का समाकलन होता है x माइनस log x का अवकलन 1/x, 1 का समाकलन x, पूरे का समाकलन के लिए dx लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा x log x माइनस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा 1 dx x log x माइनस 1 का समाकलन x प्लस c लिखते हैं समाकलन कांस्टेंट। x इसमें से कॉमन कर सकते हैं तो यह कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। यही होगा log x का समाकलन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा का घ साइन x के होल पावर cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहां फंक्शन के पावर फंक्शन है
तो पहले हम इसको मान लेंगे y के बराबर y बराबर साइन x के होल पावर cos x। देखिए ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, अर्थात फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमको इसका अवकलन करने के लिए पहले दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर, यहाँ हो जाएगा log m के पावर n का फार्मूला, तो पावर आगे आ जाता है, cos x इंटू हो जाएगा log sin x। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन दोस्तों 1/y ddx ऑफ y होगा बराबर, यहां प्रथम गुणे द्वितीय का फार्मूला लगाएंगे, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन बराबर होता है प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन, तो ddx ऑफ log sin x प्लस द्वितीय log sin x इंटू प्रथम का अवकलन ddx ऑफ cos x। cos x log sin x का अवकलन 1 में sin x, फिर sin x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस log sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x होगा। y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा ddx ऑफ y बराबर y ब्रैकेट में ये cos बटा साइन कॉट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारा cos x इंटू कॉट x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यहां पर y का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से, तो हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, तो ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा, y का वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे तो यहां पर मान रख देते हैं, तो आ जाएगा साइन x के होल पावर cos x ब्रैकेट में cos x इंटू कॉट x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यही होगा साइन के होल पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आज हमने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सब अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को वीडियो के अगले भाग में हल करेंगे।